नमस्कार, जय हिंद। मैं राजा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। चाहे मैं रेलवे की बात करूँ, एसएससी की बात करूँ, स्टेट पीएससी की बात करूँ, ऑल एग्ज़ाम की। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? अब आपने याद किया होगा भाई साहब कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 को हुई थी, लेकिन यहाँ सारे के सारे ऑप्शन में 1526 हैं। डेट भी याद होना चाहिए। क्लियर है? तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। पानीपत कहाँ पर? तो अभी का हरियाणा, मतलब हरियाणा में आता है पानीपत। क्लियर है? पानीपत की पहली लड़ाई के साथ ही बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी भारत में। पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें कि बाबर विजय हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई थी। किस किस के बीच में? अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें कि अकबर विजय हुआ था। तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई थी। किस किस के बीच में? तो मराठा और अफगानों के बीच में। अफगानों की तरफ से कौन? तो अहमद शाह अब्दाली, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ था। क्लियर है? आगे देखें। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की स्थिति है कर्क रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर और भूमध्य रेखा के नीचे। तो आपने देखा होगा ग्लोब से 3 लाइनें गुजरती हैं। लाइनें बहुत सारी गुजरती हैं, लेकिन अगर मैं लेटीट्यूड लाइनों की बात करूं, मतलब कि लेटी हुई रेखा की बात करूं, ग्लोब में आपने देखा होगा, ये मैंने बना लिया ग्लोब। तो आपने देखा होगा ग्लोब से ऐसी कुछ रेखाएं गुजरती हैं और ऐसी रेखाएं गुजरती हैं। डन है? अब आगे देखना, जो ये ऐसी रेखा गुजर रही है उसको बोलते हैं लेटीट्यूड लाइन। क्लियर है? और जो ऐसी रेखा गुजर रही है ग्लोब से उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। अब आपने कई बार सुना होगा कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। अब ये है क्या? तो ध्यान से सुनना। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये सारी की सारी लाइनें लेटीट्यूड लाइन है। मतलब कि ये सारी की सारी लाइनें ग्लोब में ऐसी खींची गई है। सबसे ऊपर है हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कि कर्क रेखा। बीच में इक्वेटर, मतलब कि भूमध्य रेखा। और सबसे लास्ट में कैप्रिकॉन, मतलब कि मकर रेखा। क्लियर है? अब मेरे को बताओ, जब कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है, मतलब कि यहाँ से गुजरती है, तो कर्क रेखा मतलब भारत की स्थिति इन तीनों लाइनों में कहाँ पर होगी? भूमध्य रेखा के नॉर्थ में होगी। क्लियर है? और कैप्रिकॉन, मतलब कि मकर रेखा के भी नॉर्थ में होगी। डन है? तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत की स्थिति है कर्क रेखा के ऊपर है क्या? भारत की स्थिति नहीं है, जबकि कर्क रेखा तो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। डन है? भूमध्य रेखा के नीचे है क्या? नहीं है, क्योंकि भूमध्य रेखा के नीचे तो मकर रेखा है, मतलब कि कैप्रिकॉन है। क्लियर है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के ऊपर। भारत की स्थिति है भूमध्य रेखा के ऊपर और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। डन है? आगे देखें। ये देखना मैप, टॉपिक ऑफ कैंसर भारत के, ये यहाँ से एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है। क्लियर है? अब कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो पहला मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। डन है? आगे देखें। अगला क्वेश्चन है भाई साहब कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? राज्य का महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। डन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165, मतलब कि आर्टिकल नंबर 165 के अनुसार एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट अलग अलग राज्यों में चुना जाता है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया हो, अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाना, इंडियन पॉलिटी सर्च मारना, उसमें आपको मिल जाएगा। क्लियर है?
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्च आया था? मतलब कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसका निर्माण हुआ था, तो टोटल कितने रुपए का खर्चा आया था? तो इसका राइट आंसर है 64 लाख, मतलब कि 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो सबसे पहली बात भाई साहब, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। क्लियर है? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जाहिर सी बात है 1931 में होगा, जिसमें कि कांग्रेस ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। और कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? महात्मा गांधी जी गए थे। और महिलाओं की तरफ से कौन गई थी? तो सरोजिनी नायडू गई थी। अब एक क्वेश्चन बहुत फेमस है सिविल एग्जाम में, कौन सा वाला, कि जब महात्मा गांधी भारत से लंदन में गए, लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये आता है सिविल एग्जाम में कि जब महात्मा गांधी भारत से लंदन गए तो वो कौन से पानी के जहाज से गए थे? तो वो पानी के जहाज का नाम था SS राजपुताना। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन आता है कि जब गए तो SS राजपुताना नामक जहाज से थे, पानी के जहाज से थे, तो लौटे किस जहाज से थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वेसेंटीना। आप एक बार कॉपी में नोट कर लीजिएगा, गए थे SS राजपुताना से और लौटे थे वेसेंटीना नामक पानी के जहाज से। क्लियर है? आगे देखें, वैसे मैंने गोलमेज सम्मेलन के ऊपर अलग सेपरेट वीडियो बना लिया होगा, अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हैं। उसमें गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ था, मतलब सारी जानकारी दी गई। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग अभी तक कितनी बार लगाया गया है? मतलब जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा उस पर महाभियोग अभी तक कितनी बार लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दिस, मतलब कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग अभी तक लगाया ही नहीं गया है। क्लियर है? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के आर्टिकल की बात करूँ तो आर्टिकल नंबर 124 में क्या है? हाई कोर्ट है। अगर पार्ट पूछेगा, तो पार्ट हो जाएगा हमारा 5। क्लियर है? आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा किस राज्य में स्थित है? अगर मैं खानवा की बात करूं तो खानवा स्थित है राजस्थान में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें, अगर गुजरात की कैपिटल की बात करूं तो गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, हरियाणा की चंडीगढ़ और पंजाब की भी चंडीगढ़। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है? मतलब कि रियल एग्जीक्यूटिव होता है। डन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर भारत सरकार के रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। अगर पूछता कार्यकारी कौन होता है तो हमारा राइट आंसर होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के आर्टिकल की बात करूँ तो आर्टिकल नंबर 52 से हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा। सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 214। क्लियर है? आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई, मतलब कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1951 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था भाई साहब? तो 1942 में हुआ था, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। क्लियर है? आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, आपातकाल का उपबंध निम्नलिखित में से कौन से भाग में वर्जित है या फिर वर्णित है? मतलब कि क्लियर में ये पूछ लिया गया है कि जो हमारा इमरजेंसी है, आपातकाल है, वो कौन से भाग में आता है? हमारे संविधान में टोटल पहले 22 भाग थे, लेकिन अभी 25 भाग हुए। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा भाग नंबर 18। आपातकाल की बात करूँ तो 3 टाइप के आपातकाल होते हैं। पहला एक होता राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब कि नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 352 मतलब कि 352। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल नंबर 356। और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, इंग्लिश में फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 360। क्लियर है? अब बात आती है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है?
तो आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति। क्लियर है। भाग 20 की बात करूँ तो संविधान में संशोधन भाग 20 में दिया गया है। 17 की बात करूँ तो 17 में क्या दिया गया है, राजभाषा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक को राज्यसभा कम से कम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो साधारण विधेयक को राज्यसभा कम से कम 6 महीनों तक के रोक सकती है। अगर यहाँ पर साधारण विधेयक ना लिखते हुए वित्त विधेयक लिखता, मतलब कि मनी बिल लिखता, तब हमारा राइट आंसर होता 14 दिन। डन है। आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय किस भाग में स्थित है? मैंने अभी आपको बताया उच्च न्यायालय आर्टिकल नंबर 1 to 4 मतलब कि 124 में स्थित है। अब 124 में स्थित है, 124 में उच्च न्यायालय स्थित है। अब देखना आर्टिकल नंबर 51 से 151 तक के 5 मतलब कि भाग 5 की बात किया है, और इसी के बीच में हमारा आर्टिकल नंबर 124 आता है, मतलब कि जाहिर सी बात है कि उच्च न्यायालय भाग 5 में स्थित है। क्लियर है। अगर भाग 6 की बात करूं तो भाग 6 में क्या है, तो भाग 6 में राज्यों के बारे में बताया गया है। भाग 7 की बात करूं तो भाग 7 में क्या है, तो पहली अनुसूची के भाग 7 में अवस्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संघीय न्यायपालिका मतलब की बात किया है यहाँ पर यूनियन की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भाग 5। भाग 5 में यूनियन के बारे में बताया गया है, मतलब कि संघ के बारे में बताया गया है। अब बात आती है कि भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में सिटीजनशिप मतलब कि नागरिकता। भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में हमारे फंडामेंटल राइट मतलब कि मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में हमारे DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल को ओथ कौन दिलाता है? तो जो भी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है उसका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को ओथ या फिर कहे तो शपथ दिलाता है। अब बात आती है कि राज्यपाल अपना रेजिग्नेशन मतलब कि इस्तीफा किसे देता है, तो राज्यपाल अपना इस्तीफा देता है राष्ट्रपति को। क्लियर है। राज्यपाल का आर्टिकल पूछेंगे तो 153 आर्टिकल मतलब कि 153 आर्टिकल में राज्यपाल की बात की गई है। उपराष्ट्रपति का आर्टिकल पूछेंगे तो आर्टिकल नंबर 63। क्लियर है। और राष्ट्रपति का आर्टिकल पूछेंगे तो आर्टिकल नंबर 52। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल का शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में है? मतलब कि किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य का राज्यपाल इस तरह से शपथ लेगा? तो राइट आंसर होगा हमारा 159। आर्टिकल नंबर 159 से राज्यपाल की शपथ या फिर प्रतिज्ञान वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा के उपाध्यक्ष, सी मुख्य न्यायाधीश और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकसभा अध्यक्ष का कोई भी शपथ नहीं होता, क्योंकि वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। क्लियर है। तो वह मेंबर ऑफ मतलब कि वह एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शपथ लेता है। क्लियर है। अगर इस्तीफे की बात करूँ, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देगा? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देगा। डन है। आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा पहली भूख हड़ताल कहाँ पर की गई थी? तो गांधी जी द्वारा भारत में पहली भूख हड़ताल बोलता तो राइट आंसर होता हमारा अहमदाबाद मिल, लेकिन भारत की बात नहीं किया है, तो राइट आंसर होगा हमारा दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे तथा 1917 में गांधी जी भारत की सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया। गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा? चंपारण, जो कि बिहार में आता है। दूसरा आंदोलन कौन सा? अहमदाबाद मिल, जो कि गुजरात में आता है। तीसरा आंदोलन कौन सा? तो खेड़ा, जो भी गुजरात में आता है। क्लियर है। आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय मतलब कि हाईकोर्ट रिट जारी करता है? रिट के ऊपर भाई साहब मैंने बहुत सुंदर वीडियो बनाया हूँ,
एक बार जाके देखना, आप लोगों को पसंद आएगा। यहाँ पर हाई कोर्ट की बात किया है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। लेकिन यहाँ पर उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट की बात किया है, तो आर्टिकल होगा हमारा 226, मतलब आर्टिकल नंबर 226 के अनुसार उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। डन है, आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजपुर किस नदी के तट पर स्थित है? अगर मैं फिरोजपुर की बात करूं तो राइट आंसर होगा हमारा सतलज। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कितनी सीट है? 40 की बात करूं तो 40 सीट है भैया हमारे बिहार में लोकसभा की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 42 सीट लोकसभा की कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। 48 सीट कहाँ पर है लोकसभा की? तो महाराष्ट्र में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की या कहें तो पार्लियामेंट की कोरम संख्या कितनी होती है? अब एक कोरम संख्या क्या है भाई साहब? तो ध्यान से सुनना। कोरम संख्या मतलब संसद के 2 हाउस होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। इतना डन है। तो आपने देखा होगा कि लोकसभा की टोटल सीट 552 है और राज्यसभा की टोटल सीट है 250। इतना क्लियर है। अब देखना कोरम क्या होता है। जब भी संसद में कोई भी सत्र ऑर्गेनाइज किया जाता है या फिर कोई भी सेशन लाया जाता है तो अगर मैं लोकसभा की बात करूं, मैं लोकसभा की बात करता हूं पहले, ठीक है। तो लोकसभा की टोटल संख्या क्या? 1/10 सदस्य अगर संसद में मौजूद रहे, मतलब कि लोकसभा में मौजूद रहे, तो संसद की कार्यवाही स्टार्ट होगी। अगर 1/10 सदस्य से कम लोग लोकसभा में मौजूद रहे तो संसद की कार्यवाही स्टार्ट नहीं होगी। अब डन है। लेकिन इसमें लोकसभा स्पीकर को भी ऐड करना पड़ेगा हमको, क्योंकि वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, मतलब कि लोकसभा का मेंबर होता है। क्लियर है। आगे देखें। लास्ट क्वेश्चन है, द बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? मतलब कि दल बदल विरोधी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अमेंडमेंट के जरिए लाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा अमेंडमेंट नंबर 52। अब ये लाया कब गया था? तो 1985 में लाया गया था, जिस समय राजीव गांधी की सरकार थी। क्लियर है। तो ये हो गए भाई साहब हमारे 22 के 22 क्वेश्चन। अगर 22 क्वेश्चन में से जिनके भी 15 प्लस है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिसके 15 के नीचे नंबर आ रहे हैं उसको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जिसे कि मैंने पहले भी चर्चा किया हूँ और आप सालों से पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। क्लियर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए। बाय।